और एक असहमति का। 4 जजों का फैसला है कि नोटबंदी ठीक थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना इस फैसले से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि नोटबंदी ठीक नहीं थी। 8 नवंबर 2016 की रात लिया गया नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। तो यहीं से बहस फिर से जनता की अदालत में पहुंच जाती है और सवालों में जान आ जाती है। एक जज कहती हैं, जस्टिस कहती हैं कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, इससे फैसले पर प्रभाव नहीं पड़ता है, मगर सवाल तो खड़े होते हैं। नोटबंदी गैर कानूनी थी, यही इस आवाज की अहमियत है। अब यह फैसला केवल फैसला नहीं है, फैसले के साथ फैसले से असहमति भी है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्वाइन भी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना की यह आवाज लंबे समय तक नोटबंदी के इस फैसले के पीछे अंतरात्मा की आवाज बनकर गूंजा करेगी। जस्टिस बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट आने से पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में अपने विदाई समारोह में उन्होंने महिलाओं से कहा था, खुद में भरोसा रखें और बढ़ने की कोशिश करती रहें। आपके पिता ES वेंकटरमैया भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने दिल्ली छोड़कर बेंगलुरु में प्रैक्टिस करने की चुनौती स्वीकार की और वहां नए सिरे से अपने लिए जगह बनाई। आज हर जगह जस्टिस बीवी नागरत्ना की इस असहमति की चर्चा है और इसी के बहाने मीडिया में कानून के जानकार इस फैसले की समीक्षा कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। यही इस असहमति की ताकत है। फैसला फैसला होता है, लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है असहमति की आवाज आगे चलकर उस फैसले को पलटती भी है और दूसरे फैसलों पर असर भी डालती है। मेरे हाथ में जस्टिस रोहिंटन F नरीमन की यह किताब है। यह किताब असहमति के फैसलों के इतिहास का शानदार संकलन है। जस्टिस रोहिंटन F नरीमन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे, अब रिटायर हो चुके हैं। इस किताब में 1984 के एक केस विजय नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य का जिक्र भी है। इस केस में जस्टिस वेंकटरमैया के फैसले के खिलाफ जस्टिस AP सेन ने असहमति दर्ज कराई थी। इसका उदाहरण देते हुए किताब के लेखक जस्टिस रोहिंटन नरीमन लिखते हैं कि असहमति के फैसले उस कयामत का अनुमान लगा सकते हैं जो बहुमत वाले जजमेंट के कारण समाज पर आने वाली है। ध्यान से सुनिएगा, बहुमत के जजमेंट का क्या बुरा असर होगा, इसका अनुमान असहमति के फैसलों में दर्ज होता है। अंग्रेजी में इस तरह से इस किताब में लिखा है, डिसेंटिंग जजमेंट्स कैन ऑल्सो फोरटेल द डूम विच द मेजॉरिटी जजमेंट विल हैव ऑन सोसाइटी जनरली। रोहिंटन नरीमन इस बात को साबित करने के लिए अमेरिका का एक उदाहरण भी देते हैं। असहमति उस कयामत की भविष्यवाणी करती है जो आ चुकी है या आने वाली है। यह साधारण पंक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने 2 खंडों की इस किताब में कई ऐसे प्रसंगों के साथ ऐसी कई दलीलें दी हैं असहमति के पक्ष में। पेंगुइन ने इसे छापा है। अगर आप जस्टिस नागरत्ना की असहमति को समझना चाहते हैं तो यह किताब आपकी बहुत मदद कर सकती है। हम बात कर रहे हैं नोटबंदी कानूनी थी, मगर एक जज का फैसला है गैर कानूनी थी, उनकी असहमति है। आज के अखबारों में और मीडिया वेबसाइट पर छपी इन खबरों से सरकार और उसके समर्थक गदगद नजर आ रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर मुहर लगा दी है। उस रहस्यमयी फैसले और उसके असर को लेकर किए गए दावों के सारे सवाल अब खत्म हो जाते हैं। इन खबरों में आज ही जश्न नहीं है, उस समय भी ऐसा ही जश्न था। ज्यादातर मीडिया के लिए नोटबंदी तो पहले दिन से ही एक शानदार फैसला रही है। जब उन्हें पता नहीं था कि यह फैसला क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, और ना बहुतों ने कभी पूछने का साहस किया कि यह फैसला किस किस को अंधेरे में रखकर लिया गया और जो फायदे के दावे किए गए वो हुआ तो कैसे हुआ। क्योंकि जाली नोट तो अब भी चलन में है और कैश का चलन अब भी है। डिजिटल लेन देन बढ़ी है, मगर क्या इसे बढ़ाने का तरीका नोटबंदी से ही हासिल हो सकता था? तो दुनिया में हर देश में नोटबंदी हो रही होती, वहां तो लोग डिजिटल लेन देन कर भी रहे हैं बिना नोटबंदी के। जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि नोटबंदी बहुत गंभीर मुद्दा है। इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर प्रभाव पड़ता है। सरकार ने इसे अधिसूचना के जरिए क्यों लागू किया, जबकि उसके पास ऐसा करने के पर्याप्त अधिकार मौजूद थे?
उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता था। अधिनियम का सहारा क्यों लिया गया? विधेयक का सहारा लिया जा सकता था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को संसद के सामने रखना चाहिए था। समझिए इस बात को। बहुमत के फैसले में एक बात कही गई है जिस पर गौर कीजिए। यह भी कहा गया है कि माना जाता है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अगर अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल नहीं करती है तो उसे रोकने के लिए उसकी संसद के प्रति जवाबदेही तय की जाती है, होती है। तब तो संसद तक यह मामला जाना ही चाहिए था। क्या यह सवाल किया जा सकता है? यह 8 अगस्त 1980 का हिंदुस्तान टाइम्स है। खबर की क्लिपिंग पुरानी है मगर अखबार का यह टुकड़ा बहुत कुछ कहने वाला है आपसे। 82 साल के महेंद्र महर्षि जी पुराने पत्रकार हैं। उनके खजाने से हमें यह कतरन मिली है। इस अखबार में जो सबसे पहली खबर छपी है वही देख लीजिए। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उनका बयान है, चीन को लेकर साफ साफ बोल रही हैं कि चीन के सीखे सिखाए लोग सीमा पर अशांति पैदा कर रहे हैं। फिर याद कीजिए कैसे चीन का नाम तक नहीं लिया जाता है और कौन नहीं लेता है यह भी याद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम तक नहीं लिया था जब लद्दाख के एक इलाके में चीन ने भारतीय सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण किया था। यहां इंदिरा गांधी साफ साफ कह रही हैं कि चीन से ट्रेन किए गए लोग सीमा पर टकराव पैदा कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।